नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, लेक्चर नंबर 29 है आधुनिक भारत के इतिहास का। आज हम पढ़ेंगे व्यपगत का सिद्धांत, या इसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी जो नीतियाँ थी ना, उनमें दो प्रमुख नीतियाँ आपको पढ़नी है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पहली वाली नीति पढ़ा दिया है, सहायक संधि, जो लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा बनाई गई थी, लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा जो शुरू की गई थी। उसके बाद आज दूसरी नीति आपको पढ़नी है, व्यपगत का सिद्धांत। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत की नीति, एक ऐसी नीति लाई जिससे अंग्रेज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई, अंग्रेज़ों का बहुत साम्राज्य विस्तारित हुआ। ठीक है, तो इसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो सहायक संधि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। लॉर्ड वेलेज़ली ने शुरू की थी। लॉर्ड वेलेज़ली का टाइम पीरियड भी आपको याद होगा, 1798 से 1805 तक। तो चलिए, तो व्यपगत का सिद्धांत बच्चों ये है लॉर्ड डलहौजी। व्यपगत का सिद्धांत, या इसे राज्य हड़प नीति कहते हैं, या इसे गोद प्रथा निषेध नीति कहते हैं। मतलब इसमें जो देसी राज्य के राजा थे, जिनके अपनी कोई संतान नहीं थी, अपनी कोई जैविक संतान नहीं थी, तो वो गोद लेते थे। उनको गोद लेने की अनुमति नहीं थी अंग्रेज़ों के द्वारा, वो ये नीति है। ठीक है, उनको वो गोद नहीं लेने देते थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी राजा की, तो ये साम्राज्य हड़प लेते थे अंग्रेज। तो इसलिए राज्य हड़प नीति को कहा गया है, या गोद निषेध नीति कहा गया है। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का जो गवर्नर जनरल बन के आया, और इसने ऐसी ऐसी नीतियाँ चलाई जिससे साम्राज्य अंग्रेज़ों का बहुत विस्तारित हुआ। ये पहले से ही सोच के आया था कि भैया मुझे अंग्रेज़ों का फ़ायदा करना है, कंपनी का फ़ायदा करना है, साम्राज्य को बहुत बढ़ाना है। तो इसने मुख्य तौर पर 3 नीतियाँ अपनाई हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यपगत का सिद्धांत। इससे पहले 2 नीतियाँ क्या थीं? वो ये तो कॉमन थी, सभी जो गवर्नर जनरल थे वो कर रहे थे, युद्ध करते थे, देसी राजाओं के साथ युद्ध करते थे और अपनी सीमा का विस्तार करते थे। ये तो सिंपल सी बात है। और दूसरा, ये चीटिंग करने लग गए थे बच्चों, कुप्रशासन की नीति इन्होंने अपनाई। जैसे लॉर्ड वेलेज़ली के टाइम पीरियड पर जो देसी रियासतें सहायक संधि अपना ली थी ना, सहायक संधि जिन्होंने अपना लिया था, वहाँ पर क्या हुआ करता था, उन देसी रियासतों की कैपिटल में एक अंग्रेजी अधिकारी को भी बैठाया जाता था। तो अंग्रेजी अधिकारी क्या करता था, उस देसी रियासत के राजा के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर, अर्थात कुप्रशासन का इल्ज़ाम लगाकर उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलवा देता था। ठीक, जैसे मान लीजिए अवध है, अवध को कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जैसे अवध है, अवध के उस समय राजा थे वाजिद अली शाह, और अवध ने सहायक संधि अपनाई हुई थी, पहले पढ़ा आपने। तो वाजिद अली शाह पर आउट्रम, वहाँ का जो शासक था आउट्रम उसका नाम था, आउट्रम नाम था। क्या नाम था उसका? आउट्रम। जो वहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी था, कैपिटल में बैठा था, अवध की कैपिटल लखनऊ में जो दरबार में आउट्रम बैठा था, इसने वाजिद अली शाह के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि भैया ये लोगों को तड़पा रहा है, लोगों की हेल्प नहीं कर रहा है, लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। तो इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर तो अंग्रेजी साम्राज्य ने उसको शासक के पद से हटा दिया और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो कुप्रशासन की नीति भी इसके टाइम पर अपनाई गई। ठीक है, और इसके अलावा व्यपगत का सिद्धांत एक यूनिक सिद्धांत ये लेकर आया जिससे साम्राज्य बहुत बढ़ा। ठीक, तो चलिए, गोद प्रथा जो नीति थी या व्यपगत का सिद्धांत, इसकी विशेषताएं क्या थी? सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। जिन देसी रियासतों के उत्तराधिकारी नहीं होते थे उनको पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी, वो पुत्र गोद नहीं ले पा रहे थे। लेकिन सभी, क्या भारत के अंदर जितनी भी देसी रियासतें थी सबके ऊपर ये लागू होता है? नहीं, सबके ऊपर लागू नहीं होता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि भारत के अंदर जितनी भी देसी रियासतें थी ना,
अंग्रेज़ों की नज़र में वो 3 प्रकार की थी। अंग्रेज़ों की नज़र में 3 प्रकार की मतलब पहली श्रेणी में अंग्रेज़ों की नज़र में वो देसी रियासतें थी जिनको स्वतंत्र करवाया है अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ों के कारण ही अस्तित्व में आई हैं और अभी तक अंग्रेज़ों के ही अधीन हैं। अभी तक मतलब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड तक वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के ही अधीन हैं। तो उन देसी रियासतों को कहा जाता था अधीनस्थ राज्य। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में उन देसी रियासतों को रखा जाता था जो भले ही अंग्रेज़ों के कारण ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से अस्तित्व में आई हैं, लेकिन वो फ़िलहाल लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पर स्वतंत्र हैं, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल सतारा, यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सतारा। ठीक है, सतारा आपको मालूम होना चाहिए कि जब पेशवा साम्राज्य चल रहा था, तो पेशवा में जो आखिरी शासक थे उनको जो युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, उसके द्वारा उनको साम्राज्य से हटा दिया गया, पेशवा पद से हटा दिया गया और उनको बिठूर भेज दिया गया। कानपुर के पास बिठूर नामक जगह है, उनको वहाँ भेज दिया गया और उनको पेंशन दी जाने लग गई। तो इसके अलावा जो भोंसले थे, छत्रपति शिवाजी की फैमिली जो थी वो भोंसले कहलाते थे ना, उनकी फैमिली के जो उत्तराधिकारी थे उनको अंग्रेज़ों ने सतारा में सेट कर दिया। सतारा का जो साम्राज्य है उनको दे दिया और बोला यहाँ पे आप शासन कीजिए। तो जो छत्रपति के उत्तराधिकारी हैं वो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किए गए। लेकिन वर्तमान में जब ये लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा है, सतारा पूरी तरीके से स्वतंत्र है, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं है, अंग्रेज़ों के अधीन नहीं था। ठीक, तो ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं। तो इन्हें कहा जाता था आश्रित राज्य। इन राज्यों को, जो आश्रित राज्य थे, इन राज्यों के अगर खुद का पुत्र नहीं है तो ये गोद अगर लेना चाहें तो अंग्रेज़ों से परमिशन लेकर वो गोद ले सकते हैं। जबकि पहली कैटेगरी में जो अधीनस्थ राज्य थे उनको तो पूरी तरीके से गोद लेने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी थी उनमें वो देसी रियासतें अंग्रेज़ों ने रखी थी जो पूरी तरीके से स्वतंत्र थी, ना ही किसी अंग्रेज़ की हेल्प से की मदद से वो बनी थी, ना अंग्रेज़ों के अधीन थी, पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। तो स्वतंत्र थी, वो जैसा मर्जी करती, अंग्रेज़ों का उसमें कोई रोल नहीं था। अगर वो उनके पुत्र नहीं हैं, गोद लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। तो अंग्रेज़ों का रोल किस पे था? इन दोनों पे। तो जब अंग्रेज़ आए थे तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि मुख्य तौर पर भारत में मुग़ल और मराठा साम्राज्य ही था। तो मुग़ल और मराठा साम्राज्य, तो मुग़ल और मराठा साम्राज्य के अधीन जो इनके सामंत रहे हैं, जो इनके अधीन जो छोटे छोटे राज्य रहे हैं, उन्हीं को स्वतंत्र करवा कर अंग्रेज़ों ने इन देसी रियासतों को बसाया था। उन्हीं को पहली और सेकंड कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी में वो थे जिनको अंग्रेज़ों ने बसाया है, लेकिन अभी भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड तक वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के अधीन है। लेकिन दूसरी कैटेगरी में ऐसी देसी रियासतें थी जो भले ही अंग्रेज़ों के कारण बसी हैं, लेकिन वर्तमान में डलहौजी का जो टाइम पीरियड चल रहा है उस समय तक वो अंग्रेज़ों के अधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी है। तो पहली कैटेगरी में जो देसी रियासतें हैं उनको तो बिल्कुल ही गोद लेने की अनुमति नहीं थी अगर उनके पुत्र नहीं हैं। अगर उनके पुत्र नहीं है तो पूरा साम्राज्य अंग्रेज़ ले लेंगे। और दूसरी कैटेगरी में जो देसी रियासतें थी वो गोद ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ जो है परमिशन बहुत कम ही हुआ करता था, अंग्रेज़ परमिशन देते थे, ज़्यादातर अंग्रेज़ परमिशन नहीं देते थे, यहाँ भी चीटिंग कर लिया करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोद प्रथा निषेध की नीति की विशेषता क्या है, किन किन राज्यों के ऊपर लागू थी। तो मुख्य तौर पर देखिए, जो इस प्रथा के चक्कर में पड़ के जिनका साम्राज्य अंग्रेज़ों ने छीन लिया है, सबसे पहले सतारा, ये महाराष्ट्र में सतारा। आपको ये मालूम है कि सतारा ये सेकंड कैटेगरी में था, सेकंड कैटेगरी में। तो वहाँ के जो छत्रपति शासक थे जिनका नाम था अप्पा साहब, क्या नाम था? अप्पा साहब। अप्पा साहब के कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक बेटे को गोद ले लिया।
उसके बाद अंग्रेज़ों से परमिशन ली तो अंग्रेज़ों ने अनुमति नहीं दी, अंग्रेज़ों ने गोद लेने की अनुमति नहीं दी। तो इसी कारण से अप्पा साहब की मृत्यु के बाद तो जो सतारा साम्राज्य है वो अंग्रेज़ों ने छीन लिया 1848 में। यह सतारा महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहला सतारा था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिस्टम था इसके तहत हड़पा गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ये आपको सीरियल वाइज याद करना है। और दूसरे नंबर पर जैतपुर और संभलपुर है। जैतपुर ये देख लीजिए हैं आप, यूपी में है जैतपुर, और जबकि संभलपुर आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। लेकिन दोनों ही एक ही वर्ष में 1849 में हुए थे, इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिया है। जैतपुर संभलपुर इकट्ठे याद कर लीजिए क्योंकि एक ही वर्ष हुए थे, हालांकि अलग अलग हैं। जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में इन्होंने इस नीति के तहत अपने में मिला लिया। इसके अलावा बघाट 1850 में मिला लिया इन्होंने। ठीक, बघाट यहाँ पर देख रहे हैं हिमाचल वाले इलाके में। इसके अलावा उदयपुर देख लीजिए राजस्थान वाले इलाके में। तो हालांकि बघाट और उदयपुर इनसे पहले साम्राज्य तो छीन लिया था, लेकिन बाद में इन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट की और बोला कि हम आपके वफादार रहेंगे, जो जैसा आप कहोगे वैसे चलेंगे। तो उसके बाद बघाट और उदयपुर को दोबारा से स्वतंत्र कर दिया था अंग्रेज़ों ने, अर्थात साम्राज्य उनको दे दिया था। इसके अलावा झांसी का नाम आप जानते ही हैं। झांसी के जो शासक थे गंगाधर राव, क्या नाम था उनका? गंगाधर राव। और उनकी पत्नी को तो पूरा विश्व जानता है, रानी लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका कोई पुत्र नहीं था, खुद का कोई जैविक पुत्र नहीं था। जैविक पुत्र मतलब खुद की संतान। तो रानी लक्ष्मीबाई ने गोद ली हुई थी एक संतान को, एक पुत्र को गोद लिया हुआ था, लेकिन उस पुत्र को मान्यता नहीं दी अंग्रेज़ों ने, अर्थात साम्राज्य झांसी का छीन लिया था। इसी कारण से तो जो रानी लक्ष्मीबाई है, गुस्से में उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद नागपुर बच्चों महाराष्ट्र में ही है। नागपुर को 1854 में उन्होंने अधिकार कर लिया। नागपुर के बाद 1855 में एक और था, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा, करौली। उसको 1855 में अंग्रेज़ों ने इस नीति के तहत हड़पा। इसके अलावा 1856 में ये मैंने लिख दिया अवध को, लेकिन अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं हड़पा उन्होंने। अवध को उन्होंने, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अवध को उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कुशासन का आरोप। वहाँ के शासक थे वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। और इन्होंने क्या, इनके पूर्वजों ने ही अंग्रेज़ों से सहायक संधि अपना ली थी, उसका जो हर्जाना है इनको भुगतना पड़ा। और इनके जो दरबार में, इनकी जो राजधानी लखनऊ थी, इनके दरबार में एक जो अंग्रेजी शासक को रखा गया था, आउट्रम उसका नाम था, क्योंकि सहायक संधि के तहत ऐसा रखना जरूरी था। तो आउट्रम ने वाजिद अली शाह के ऊपर गलत आरोप लगाया। तो उस गलत आरोप का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया बच्चों। ठीक है, तो ये आपके सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, ये सीरियल वाइज आपको याद रखने हैं। अवध को छोड़कर बाकी सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, उसके तहत अपनाया। ठीक, और आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए, हालांकि क्यों अपनाया, आखिर क्यों अपनाया? क्योंकि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। साम्राज्य विस्तार इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि उनका जो व्यापार था वो बढ़ गया था। उसके अलावा वो अब उनको दिख रहा था, फ्यूचर दिख रहा था कि भैया यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान हम लूट पाट करके लेके जा सकते हैं। लेकिन लूट पाट करके ज़्यादा हम तभी लेकर जा सकते हैं जब हमारे पास सुविधा हो, जैसे हमारे पास रेल हो, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, एक जगह से दूसरे जगह जब माल पहुंचाना है, क्योंकि फ़िलहाल जब यहाँ से बाहर लेके जाना तो समुद्र के किनारे लाना होगा, तो उसके लिए रेल चाहिए थी। तो ये चाह रहे थे रेल बिछाना, भारत में हर कोने कोने ये रेल बिछाना चाह रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि अगर रेल बिछाते समय कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए क्या किया जाए। प्रॉब्लम तो आनी ही थी, क्योंकि देसी रियासत जो स्वतंत्र थे वो अगर कह देते कि नहीं भैया हमारे साम्राज्य में आप
रेल नहीं बिछा सकते, तो अंग्रेज क्या करते, ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में ना आए इसलिए उन्होंने पहले ही जुगाड़ बना लिया और ये सिद्धांत ले आए कि भैया धीरे धीरे करके हम सबको कोने कोने जो देसी रियासत है उसको हड़प लेंगे, तो हमको रेल बिछाने में, जो बिजली के तार लाने में या डाक स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे हम भारत में और अधिक लूटपाट तेज़ी से कर सकते हैं। ठीक, और आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पीरियड पर 1853 में रेल बिछाने शुरू हो गई थी और पहली रेल 1853 में चली, आप सभी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कहाँ से कहाँ तक चली, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैंने बता दिया आपको, वैसे जब वायसराय गवर्नर जनरल वाला अलग से चैप्टर पढ़ाया है ना, उनमें बताया हुआ है मैंने। 12-13 जो लेक्चर हैं वो तो केवल 12-13 क्या 15 लेक्चर लगभग गवर्नर जनरल, वायसराय, इनके ऊपर मैंने बना दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ गवर्नर जनरल ये था इस समय, और मैंने उनके टाइम पीरियड पर जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी वो बता भी दिया है मैंने। ठीक है, अब वही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको सब कुछ आसान लगे। आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि 1853 में जो रेल चलाई गई थी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी। ठीक, बताएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद आपने ये पढ़ लिया कि अंग्रेज़ों की ये साम्राज्यवादी नीतियों में 2 टॉपिक पढ़ लिए, सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक में आप नेक्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति क्या थी, टैक्स वसूलने की क्या नीति थी, अर्थात वो आर्थिक नीतियों में आता है। अंग्रेज़ों की भारत में आर्थिक नीति के अंतर्गत ये राजस्व जो सिस्टम था, इनका टैक्सेशन सिस्टम था, वो पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों बता दूं मैं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये स्पेलिंग ध्यान से देखिए श्री एजुकेशन के, और इस एप्लीकेशन की सहायता से आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। जो लेक्चर सीरीज़ आपको प्रोवाइड की गई है ना, इसके जो क्लास नोट्स है वो रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने के बाद आपको कोई भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए, समय आपका बहुत बचेगा। हालांकि नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे उसका भी बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जब तक आप 3-4 चैप्टर लिखेंगे नोट्स बनाकर, तब तक ये पूरा वीडियो पढ़कर 3-4 बार रिवाइज़ कर लेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम देना है आपको, एग्ज़ाम में तो ऑप्शन आएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।